सबसे बड़ा विषय मुझे लगता है कि एक लोकतंत्र के लिए है, वो यह है कि आप यदि स्वयं को लोकतंत्र बोलते हो और अपने आप को एक ऐसा लोकतंत्र मानते हो जो मैच्योर हो चुका है, जो परिपक्व लोकतंत्र है। हम कई बार बोलते हैं कि 250 वर्षों से अमेरिका लोकतंत्र था, लेकिन ब्लैक्स को वोटिंग राइट्स लेट से मिले, वुमेन फोक को वोटिंग राइट्स जो है बहुत लेट से मिलता है। बहुत सारी बातें हम उनको लेकर के कहते हैं, परंतु मुझे ये समझ में नहीं आता कि जिस देश में या कहीं पे भी दुनिया में आप चले जाओ, यदि कोई करप्ट है और उसमें भी न्याय व्यवस्था का कोई व्यक्ति करप्ट है, उसको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलना चाहिए। परंतु भारत एक ऐसा विचित्र देश है जहां पे न्यायाधीशों को आज तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का एक भी जज करप्ट माना ही नहीं गया है, कि हुआ ही नहीं आज तक करप्ट। जिनके ऊपर एकदम सांध आ जाती है, दिखने लगता है, बजाने लगता है कि यार इसको कैसे, मतलब घर में नोटों से भरी हुई बोरियां जली हुई मिली हैं, उस व्यक्ति को आपने बिना किसी जांच के इंटरनल इंक्वायरी करके बोला कि यार रिजाइन कर दो, तुम्हें यार फजीहत हो जाएगी। इससे कौन सा प्रेसिडेंट जो है वो सेट हो रहा है? आज जो इसका यशवंत वर्मा का रेजिग्नेशन लेटर है, इन्होंने लिखा है कि ये जो मैं रिज़ाइन करने जा रहा हूं, मैं आपको कारण वारन तो अब क्या ही बताऊंगा कि क्या कारण है, लेकिन मैं अत्यंत ही दुख और क्षोभ के साथ अपना त्यागपत्र दे रहा हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट से विथ इमीडिएट इफेक्ट। इस ऑफिस को सर्व करना, मतलब इस न्यायपालिका में अपनी सेवा देना, यह मेरे लिए एक सम्मान और गौरव की बात थी। यशवंत वर्मा, जज, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद। कॉपी टू मिस्टर सूर्यकांत, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तिलक मार्ग। इसकी ऑडेसिटी देखिए कि अभी भी जब कोई जज इस तरह से रिजाइन करता है ना, इसका मतलब होता है कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया इस फैक्ट को कि भाई ऐसे चले जाओ, नहीं तो तुम्हें निर्लज्ज बनाकर नंगा करके निकाला जाएगा, महाभियोग लगेगा। तो क्या बात हुई होगी इसको जिसने समझाया होगा यशवंत वर्मा को। और मुझे पता है कि मैं जो बोलने जा रहा हूं, हो सकता है एक और कंटेम्प्ट का केस लग जाए, क्योंकि ऐसी छुई मुई से भरी हुई हमारी जुडिशियल सिस्टम है। ऐसे मतलब लजालू प्रवृत्ति के जज यहाँ पे बैठे हुए हैं कि थोड़ा सा आप बोल दीजिएगा करप्शन है जुडिशरी में, तुरंत वो खड़े हो जाते हैं। क्या बात की गई होगी? मतलब सबसे पहले हम इस फंडामेंटल फ्लॉ को समझना चाहते हैं कि आखिर एक जज जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तत्कालीन चीफ जस्टिस ने बोला कि प्रथम दृष्टया इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं या जो मिला है उससे ऐसा प्रतीत होता है, और जो इन्होंने बोला है उसको हम समझ नहीं पा रहे कि मतलब इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए जो बातें बोली हैं वो इनएफिशिएंट है, वो उचित नहीं दिख रही हैं। इस कारण से इनको जो है, इनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ये सब बैठे। इंक्वायरी क्या हुई नहीं हुई, सबसे पहली चीज है कि एक जज करता क्या है। एक जज की बात, उसमें भी यदि आप दिल्ली हाई कोर्ट में जो बाकी सारे हाई कोर्ट्स को सुपरसीड करता है, वो सुप्रीम कोर्ट से जस्ट नीचे ही माना जाता है, चाहे वहां हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जहां पे भी हो। इस आदमी ने हो सकता है किसी को मर्डरर करार दिया हो, किसी मर्डरर को एक्विट किया हो, किसी रेपिस्ट को छोड़ा हो, मतलब ऐसी चीजों में इसने बिल्कुल किया होगा। जब किसी भी दूसरे देश में, जैसे अमेरिका हो गया या ब्रिटेन हो गया फॉर दैट मैटर, अभी तो ब्रिटेन का भी रहने ही दीजिए, वोक हो गया वो लोग, यदि कोई जज इस तरह से पकड़ा जाता है
कि वो भ्रष्ट है, उसके यहाँ से नोटों की इतनी बोरियां मिल जाए, उसका जितना भी निर्णय हुआ होगा सारे निर्णय निरस्त किए जाते हैं या उनको संदिग्ध मानकर दोबारा उन सारे फाइल को खोला जाता है। क्यों? क्योंकि आदमी रात भर में करप्ट नहीं होता है। आदमी करप्ट ही होता है यदि वो अंतिम दिन पकड़ा गया है। ऐसे पोस्ट पर बैठा व्यक्ति वो अचानक से बोरियों में 500 के बंडल नहीं पा जाता है। वो अभी तक अपने जीवन काल में लगातार इस तरह की डील्स करता रहा होगा। एक बार वो पकड़ लिया गया, वो भी नौकरों की गलती के कारण कि उसके सर्वेंट क्वार्टर्स में जो है आग लग जाती है। 7 दिन इस विषय को दबाया जाता है, मीडिया में बात नहीं आने दी जाती है, तब तक इंक्वायरी भी हो जाती है। बाद में फायर ब्रिगेड वाले को बुलाना पड़ता है, मतलब जब उन्होंने जो रिकॉर्डिंग की थी एक एक रिकॉर्डिंग को डिलीट करवाया जाता है, फिर भी इंटरनेट है तो किसी तरह से लीक होता है। और अंततः क्या होता है, इसके ऊपर कोई जांच भी नहीं है। सरकार भी महाभियोग चलाने की बात करती है। महाभियोग चला करके आप डिसमिस करोगे। इस बात का क्या कि उसने जिस कुर्सी पर बैठकर जो न्याय करने का था उसको कॉम्प्रोमाइज किया, उसका दंड उसे कहां मिल रहा है? यह पतित जस्टिस यशवंत वर्मा अब हमारे आपके टैक्स के पैसों पर सरकारी आवास में रहेगा। इसके नौकरों की सैलरी हम फाइनेंस करेंगे, इसका पेंशन हमारे जैसे लोग देंगे। यह है हमारी जुडिशरी। अंग्रेजी में रोमन में एक कहावत है कि सीजर की पत्नी भी संदेह से ऊपर होनी चाहिए। सीजर यानी वहां का सत्ताधीश, जो उस वक्त जूलियस सीजर था, तो उस वक्त उसने बोला था ये कि जो सत्ताधीश है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पद पे है ना, उसकी तो बात ही छोड़ो, उसके परिजन तक पर संदेह की एक सुई नहीं जानी चाहिए। वो इतना निश्चल होना चाहिए। हमारे यहां हाई कोर्ट का एक जस्टिस जो है वो बैठ करके खुलेआम उसके घर से है, कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं, पब्लिक को क्या ये जानने का हक नहीं। एक टीचर यदि कुछ कर देता है, एक पुलिस वाला यदि रिश्वत लेते पकड़ा जाता है, उसका पूरा का पूरा करियर समाप्त हो जाता है, डिसऑनरेबली डिस्चार्ज, अपमानित करके उसको निकाला जाता है। हमारे यहाँ पता नहीं क्या सिस्टम है, लोकतंत्र का मतलब एक स्तंभ है न्यायपालिका, उसे लगता है कि नहीं नहीं दिस इज ऑल गुड, यार क्या हो गया, ये तो हमारे यहाँ होता रहता है। हम और आप इस बात को, मतलब एक सेइंग है ना वो, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पे है हमारे जजों के मामले में, विथ ग्रेट पावर कम्स नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या हमारे पास इतना पावर है कि हम एनसीईआरटी में केवल प्रोसेस पर कि जुडिशरी में करप्शन होता है और उसको टैकल कैसे कर सकते हैं, यदि ऐसा होता है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को रेंगवा दिया उस पे कि घिसटते हुए आओ, माफी मांगो, बार बार माफी मांगो। और उसके बाद उन्होंने कमिटी बिठा दी, एंड ब्रिलियंट स्कॉलर जो उस कमिटी में थे, जिन्होंने ये किताबें लिखी है, उस पे लांछन लगाए। मुझे नहीं लगता जस्टिस सूर्यकांत जो उतना पढ़ा लिखा होगा जितना वो एनसीईआरटी का वो प्रोफेसर है। जिस व्यक्ति ने पूरा अपना जीवन दे दिया एकेडमिक्स पे, उस व्यक्ति के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए और जलील किया गया कि ये मलिस के साथ लिखा गया। जस्टिस सूर्यकांत और जितने भी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, क्या आप नहीं जानते आपकी जुडिशरी कितनी सड़ी हुई है? क्या हम लोग नहीं जानते कि जिसका भी एक भी बार वास्ता पड़ा है न्यायालय से, वो कभी पॉजिटिव कहानी नहीं बताता है आप लोगों के बारे में। इट इज ऑलवेज अ वेरी वेरी बैड स्टोरी अबाउट योर करप्शन। क्या मार्कंडे काटजू का स्टेटमेंट नहीं है, देयर इज समथिंग रॉटन इन इलाहाबाद हाई कोर्ट?
इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में बोला जाता है कि यदि तुम्हारे पास पैसा है और तुम केस हार जाते हो तुम चूतिया हो। आपको कहेंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट में घूमते हुए कहा जाता है, एक मुहावरा वहां पे लोकोक्ति बन चुकी है। तो ये लोकोक्तियां कहां से आ जाती हैं? ये लोकोक्तियां जस्टिस वर्मा जैसे लोगों के कारण आती हैं। और उनका इतिहास हम नहीं जानते हैं क्या? जस्टिस वर्मा जब वकील थे किसके केस लड़ते थे? मुलायम सिंह यादव से उनका क्या कनेक्शन है? या फिर हम ये नहीं जानते कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्होंने इनको वहां से जो है दिल्ली हाई कोर्ट में लाया था, चंद्रचूड़ जी, लोग जानते हैं। लेकिन वही है ना कि आपने स्वयं ही एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बना रखा है जो आप मेरे ऊपर करके मुझे बर्बाद कर सकते हो यदि मैं वो सारी बातें बोलूं जो मैं जानता हूं या जो चल रही हैं। यह शो भी, ये जो मैं कर रहा हूं, आई नो द बर्डन ऑफ इट। और जो मैं 7-8 वर्षों से खिन्न होकर के जो अपनी न्यायपालिका पे प्रश्न उठाता रहा हूं, 3-3 बार कंटेम्प्ट की धमकी तक आई है, पुलिस घर पे भेज दिया गया, ट्वीट तक डिलीट करवाते हो आप लोग, इतने डरपोक हो। और आदमी डिलीट करता है, आदमी कंप्लाई करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम तुम्हारे ही पास बेल एप्लीकेशन लेकर के भी जाएंगे एंड यू विल ब्लडी मॉक अस। तुम बेल के कंडीशंस नहीं देखोगे, तुम यह नहीं देखोगे कि आदमी कौन सामने खड़ा है और उसको हमारी न्यायिक पुस्तकें क्या रिलीफ सीख करने की के विकल्प देती है। यू वॉन्ट लुक एट इट। और तुम बोलोगे नहीं नहीं सिस्टम से आइए, जाइए पहले आप प्रॉपर चैनल से आइए, ट्रायल कोर्ट में जाइए, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। वो डिनाई करेगा मेरा बेल, क्योंकि वो चीफ जस्टिस का मैंने जो अपमान किया है। फिर मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, हाई कोर्ट डेट नहीं देगा बेल का कि अभी नहीं है, बहुत बहुत भीड़ है। मैं वेट करूंगा, 2 महीना 3 महीना गुजर जाएगा, मैं जेल में सड़ता रहूंगा। मैं जानता हूं, आई रियलाइज दैट। फिर भी मैं, चूंकि मैं एक पत्रकार हूं, आई एम टेकिंग दिस रिस्क। क्योंकि जस्टिस वर्मा जैसे लोग ना 1960 में होते, जब किसी को पता नहीं चलता कि क्या हुआ नहीं हुआ, आप न्यूज कंट्रोल कर लेते। 7 दिन आपने, मुझे आश्चर्य है कि हमारी जुडिशरी के पास इतनी शक्ति तो आज भी है कि फॉर 7 फकिंग डेज मोबाइल पे रिकॉर्डिंग है कि जज के घर में आग लगी, वो न्यूज तक नहीं आ पाती है 7 दिन तक। दैट इज द पावर ऑफ जुडिशरी इवन इन 24/7 इंटरनेट एंड सोशल मीडिया एज। तो इस पावर का आप लोग सही इस्तेमाल करोगे भी कैसे, मुझे तो वही आश्चर्य लगता है। इसका केवल और केवल गलत प्रयोग ही हो सकता है। पीढ़ियां बैटन पास करती जाती है, बाबा बाप को देता है, बाप बेटे को देता है, केस चलता रहता है। और हर रिटायर करता हुआ चीफ जस्टिस जो है यही अंतिम दिन गाता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन अस, वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। हाँ, मैं जानता हूं जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फिजिकल, दैट इज वेरी पुअर। मैंने देखा है, मछली बाजार लगता है सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट रूम, बहुत घटिया लगता है। वो काले काले कबूतर टाइप के लोग भरे हुए, 100-150 एक तो लॉयर आ जाते हैं। भाई क्या जरूरत है 100 लॉयर्स को एक साथ बिठाने? जो आदमी 4 आदमी बोल रहा है खाली वो खड़ा रहे। मतलब कभी भी इन लोगों ने, विदेश का खाली कोट करेंगे इधर उधर कि जोनाथन स्विफ्ट ने क्या कहा था और ऑस्कर वाइल्ड ने क्या, या अरे विदेशों के कोर्टरूम देख लो कितने व्यवस्थित होते हैं। जिसको बोलना है 2 से 4 लोग बोलने वाले होते हैं, उसके पीछे ये 50 पेंगुइन क्यों खड़े होते हैं वहां पे काला कोट पहन के गर्मी में? कोई मतलब होता है इसका क्या? ऑनलाइन मैं देखता हूं, मुझे सबसे ज्यादा शर्म इस बात पे आती है कि सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट रूम का यह स्थिति है।
यू नीड टू आस्क द गवर्नमेंट फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए पैसे पास करवाओ। या जज लोग तो इतने अमीर होते हैं, आई थिंक दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट कि यार सरकार कुछ नहीं कर रहे, हम लोग खुद ही बिल्डिंग बना लेते हैं। इतना पैसा तो होता ही आप लोग के पास। आरटीआई वाला पन्ना तो आप लोगों ने गायब करवा दिया सुप्रीम कोर्ट से, अपनी संपत्ति का ब्यौरा तक नहीं दे पा रहे हो आप लोग। क्लॉज लगवा दिया कि नहीं नहीं नहीं, देश की गरिमा, मतलब कैसे सुप्रीम कोर्ट का ये सुरक्षा का क्या सुरक्षा का मामला है? यदि आप अपनी गरिमा को लेकर के इतना चिंतित हैं और यदि आप इन शब्दों पे एक्चुअल में विश्वास करते हो, और यदि मैं आपकी जगह पर होता, आई वुड शेयर नॉट ओनली माई प्रॉपर्टी डिटेल्स, अपनी वाइफ का करता, अपने बच्चों का, जीजा का, साला का, सबसे जितने मेरे इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, मैं सबकी संपत्ति का ब्यौरा वहां पे रखता। लेकिन आप लोग लीचड़ हो। लीचड़ मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने आरटीआई से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है। आपकी कोई आलोचना करेगा तो आपने कंटेम्प्ट वाले केस से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है, जिसमें आप ही ज्यूरी भी हो, आप ही पार्टी भी हो। हमें समझ में नहीं आता है क्या कि एक ही केस पर ट्रायल कोर्ट एक जजमेंट देती है, हाई कोर्ट उसको पलटती है, सुप्रीम कोर्ट फिर पलट देती है, एंड नो फकिंग जज इज रिस्पॉन्सिबल कि भाई तुमने गलत कैसे जजमेंट दिया इस पे। 3 जज की बेंच का 5 जज पलट देते हैं, 5 की 9। किसी किताब उताब से चलते हो या नहीं? या बैठ करके हमको ऐसे ही सेक्सी लग रहा है, हमको ये लग रहा है, सुपरस्टिशन पे हम तो ये बोलेंगे। ये सब बकलोली चल रही है देश में और हमें दिखता है। वो एक प्रोसेस होना चाहिए हर चीज का, और जज पे तो रत्ती भर भी संदेह हो, उसको पब्लिकली ऑफिस से निकलना चाहिए कि भाई अभी मैं अपने आप को स्वयं सस्पेंड कर रहा हूं। तुम इतने आदर्शवादी बनते हो ना भाई, एनसीईआरटी का चैप्टर मिटवा दिया, दिखाओ तो कि तुम आदर्शों को फॉलो कर रहे हो। कहां आदर्शों को फॉलो करते हो तुम लोग आदर्शों का सलाद बना करके खा जाते हो। तुमसे ज्यादा करप्ट संस्था मुझे नहीं लगता देश में और कोई संस्था इतनी करप्ट है। खुद ही जज चुन रहे हैं, आलोचना झेल नहीं सकते हो, छुई मुई बन जाते हो तुरंत। भाषा तुमने सुप्रीम कोर्ट की अंग्रेजी बना रखी है और एक को ढंग से अंग्रेजी बोलनी नहीं आती तुम्हारे जजों को। कौन अंग्रेजी, किस तरह की अंग्रेजी बोलते हो भाई? आधा घंटा समझने में लग जाता है अंग्रेजी तुम लोगों का। और इस देश में जब किसी की मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है, व्हाई द ब्लडी हेल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स फंक्शन इन दैट फॉरेन लैंग्वेज? क्या कोई लॉजिक है क्या इसका? फ्रेंच में हो जाता, स्पेनिश बोल लेते तुम लोग। खैर मैं उतना मतलब डाइग्रेस नहीं करना चाहता, बट मेरी चर्चा का मतलब ये जो मैं बोल रहा हूं कि इस पर कम से कम सरकार को फट्टू नहीं बनना चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट कम फॉरवर्ड और ये सब रूल हटाओ कि इंपीच होगा जज। क्यों इंपीच होगा? क्या है जज? उसके क्या मतलब सींग निकले हुए हैं, या वो हीरा उरा माथा में अश्वत्थामा की तरह लेके मणि लेके पैदा हुआ है? क्या है जज? जज एक सरकारी जुडिशियल ऑफिसर है, उसको पब्लिक से पैसा जाता है। सो एवरी सिंगल जज मस्ट बी आंसरेबल टू अस द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, like any police constable is, like DGP of police is, like the Prime Minister of India is। तुम क्यों नहीं, तुम पे केस क्यों नहीं चल सकता? तुम्हारे लिए महाभियोग क्यों, इंपीचमेंट क्यों होना चाहिए? सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि आज के समय में इस तरह के रद्दी प्रावधानों की कोई जगह है क्या? कोई लॉजिक है इसमें? एक बंदे ने बहुत बढ़िया ये डाला है
कि इसके घर में नोटों का जला हुआ ढेर मिला पर कुछ नहीं हुआ, फिलहाल हाईकोर्ट में जज है, मतलब अभी रिटायर हो गया, मतलब रिजाइन कर दिया, और सिर्फ 100 की रिश्वत के झूठे केस में एक आम आदमी 39 ईयर्स 39 वर्षों तक सड़ता रहा। आप सोचिए, एक ऐसे डीटीसी का था बंदा, उसने 5 पैसे का कुछ था केस, उसका 5 पैसा ज़्यादा लिया था 90s में या पता नहीं कब का। अभी केस लड़ते लड़ते ख़त्म हुआ उसका केस, उसकी नौकरी चली गई, कंडक्टर था बस का। और यहाँ पे जज के घर से नोटों की बोरियां मिल रही हैं और जज जो है अपना चैड बन करके घूम रहा है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि विचित्र और आश्चर्यजनक बात यह है कि इस व्यक्ति को एक मिनट मित्रों, 1 वर्ष लग गया यह रियलाइज करने में कि राइट डिसीजन क्या है। और यह जो है, यह स्टेप इसे अननेसेसरी मड स्लिंगिंग इन द मीडिया से बचाएगा और इसे हायर मॉरल ग्राउंड दे देगा। मुझे नहीं लगता कि लीगली इसके साथ कुछ भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन जो है दशकों तक चलेगा और वो अपना रिटायर्ड लाइफ जो है, इन्वेस्टिगेशन होगा ही नहीं ना, इसमें इंटरनल इन्वेस्टिगेशन टाइप का होता है। इसमें यदि कोई भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती जिसको लगे कि नहीं हमारे पैसों का उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है पब्लिक मनी का और इसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, तो वो एक लॉ लेकर के आते कि सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी हो, यदि उसके ऊपर इस तरह के आरोप हैं और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो सजेस्ट करती है कि वो उसमें देयर इज सम क्रेडिबल एविडेंस टू इट, उस व्यक्ति को इमीडिएटली सस्पेंड करेंगे, जैसे कि बाकी लोगों के साथ होता है। इनको केवल ये करना है कि आप जुडिशरी को भी, इट शुड बी केप्ट एट द सेम पेडेस्टल एट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, कि यदि कुछ है तो आपके ऊपर केस बनेगा, जांच होगा। ये कौन सा, मतलब कौन सी विचित्र बात है कि आपके घर से सीधा सीधा दिख रहा है। हम, मतलब किसी ने एक आरटीआई लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मतलब जुडिशरी में करप्शन के कितने केसेस आए हैं, ठीक है। और मंत्रालय से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कुछ 8,000 कुछ या 5,000 कुछ केसेस जैसे उन्होंने बताया कि आए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा गया कि वो केस क्या क्या है, नाम क्या क्या, तो उन्होंने बोला कि अरे हमारे पास लाखों फाइल्स हैं, इसमें अब खोजने में बहुत टाइम लगे। नहीं दिया उन्होंने, डिनाइड, नहीं हमारे पास वो बहुत टाइम टेकिंग एफर्ट फलाना ढिमका। दिन दहाड़े ये लोग ये पूरा ट्राई करते हैं, दे ऑलमोस्ट मॉक द विजडम ऑफ द सिटीजन्स हु पे फॉर देयर सैलरीज एंड पर्क्स। हाँ, नहीं देंगे, क्या कर लोगे, ये वाला एटीट्यूड है इनका। ज़्यादा मत बोलो, उठा लेंगे, कंटेम्प्ट लगा करके सड़ा देंगे जेल में, क्या कर लोगे। राजीव लिखते हैं कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अनुरोध करूंगा कि वो इस व्यक्ति का त्यागपत्र स्वीकार ना करे और उसे नौकरी से निकाले और पुलिस को बोले कि एक उचित जांच आरंभ करे और न्यायपालिका जैसी संस्था को बचाए।
संजय कह रहे हैं कि इतना बड़ा एहसान देश पर, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए कि ये पद से त्यागपत्र दे दिया। हाँ, ऐसा लॉ नहीं है कि उन्होंने दे दिया रिजिग्नेशन तो अब लेना पड़ेगा, इस टाइप से है। और इंक्वायरी ये सब का लॉ ही नहीं है, इसका है महाभियोग चला करके ही उसको हटाया जा सकता है। इंक्वायरी फिनक्वायरी ये सब होता नहीं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो परेशान हो जाएंगे, करे यार अब तो तुम किसी भी जज का तुम इंक्वायरी करने लगोगे, यार ये क्या बात है। जज थोड़े इंक्वायर्ड होने के लिए बनते हैं, जज बनते हैं कि अरे ठीक है यार एहसान करते हैं, हम लोग जज हैं, अलग हम लोग प्रजाति के लोग हैं, IQ हमारा सबसे ज़्यादा है दुनिया में, इसलिए हम लोग जो भतीजा चाचा ये सब जीजा साला इस टाइप का सिस्टम बढ़िया है, कॉलेजियम के थ्रू आएंगे और एक परिवार से बन रहे हैं जज। 2 सेकेंड जनरेशन 3rd जनरेशन अपना लॉयर नहीं, CJI जो है 2-2 जनरेशन के लोग बन रहे हैं, उनका 3रा जनरेशन भी बनेगा। इस तरह की व्यवस्थाएं बन रही हैं। क्या बोले तो ये लोग रिजाइन थोड़े करेंगे। संदीप लिखते हैं ग्रेसफुल एग्जिट और अ फ्री पास। फ्री पास ही है, एग्जिट एग्जिट क्या है। एक कांस्टेबल को किसी अनुचित कार्य करने पे सस्पेंड किया जाता है, पेंशन उसका फ्रीज कर दिया जाता है, लेकिन जज जो है वो त्यागपत्र देके और सारे बेनिफिट्स के साथ जो है ही कैन वॉक फ्री। डज जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन एंड वेयर जजेस टाइटल। बिल्कुल कोई जीरो टॉलरेंस नहीं होता है, करप्शन होता ही नहीं जुडिशरी में, मेन बात यह है। जस्टिस शुड बी ब्लाइंड टू रूल्स नॉट टू अकाउंटेबिलिटी। ना 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 ना, जस्टिस इज ब्लाइंड टू अकाउंटेबिलिटी, जस्टिस हैज़ नो अकाउंटेबिलिटी, जस्टिस इज बियॉन्ड अकाउंटेबिलिटी। कुछ नहीं चाहिए कि हम जज हैं यार, अब हमें तुम यार तुम क्या करोगे, हमें ये सब फर्जी बातें हैं, हम जो है जज हैं, बात ख़त्म है। चलिए अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, मेरी पत्नी 3 बार बोल चुकी है, हम नहीं चाहते आप जेल जाएं। ये सारी बातें आप एग्रेसिव हुए बिना भी बोल सकते हैं। आप सोचिए, मतलब इतनी चीज़ें कि आदमी, और लोग जानते हैं ना कि सिस्टम कैसा है, इसलिए परिजन इतने परेशान होते हैं कि भाई तुम ही काहे पूरा दुनिया को सुधारने का बीड़ा तुम काहे अजीत भारती उठा के चल रहे हो, क्या मतलब है तुमको। अपने काम से काम रखो। काम से काम का क्या मतलब है, मत बोलो कुछ, जो हो रहा है यू शुड नॉट स्पीक ऑन दैट, यू शुड नॉट लेट योर इमोशंस टॉक। क्या करे आदमी, कोई नहीं बोलता ना। बिना माननीय लगाए हुए इन लीचड़ों के लिए, बिना माननीय लगाए आप बात करोगे, दे विल टेक एन ऑफेंस फॉर दैट। मैं ऐसे लोगों को जिनके घरों से नोटों की जली बोरियां निकलते हैं उनको माननीय बोलूंगा, किस बात के माननीय हो बे। तुम्हारे जैसे लोग पूरी न्यायपालिका की गरिमा गिराते हैं और तुम इस बात पे रिलाय करते रहे, लोग हैं 2-3 दिन में भूल जाएंगे, क्या हो जाएगा। और सही बात है, भूल जाएंगे। ये मौकरी है जस्टिस की कि ये आदमी नोट की भरी बोरियां मिलने के बाद भी बैठ करके एक न्यायपालिका से दूसरे में ट्रांसफर हो गया कि नहीं वहां जाके करो जो करना है भाई, दिल्ली में नहीं चलेगा। फंस गए तुम यार, अनाड़ी आदमी हो एकदम से। मैं बता नहीं सकता हूं हाउ डिसगस्टेड आई फील अबाउट ऑल दिस। When I as a citizen of India pay lakhs of rupees in taxes, these compromised individuals get away with not even a slap on the wrist. कुछ नहीं, अरे निकलो यार, कितना कमाओगे यशवंत भाई, हो गया यार, निकल जाओ। क्यों अब महाभियोग अभी तक नहीं लगा है किसी जज के ऊपर। और सरकार देखिए कितनी रीढ़हीन है यहाँ पे कि ये लोग चला रहे थे। महाभियोग का आया था प्रस्ताव, जस्टिस धनखड़ के, जस्टिस बोल रहा हूँ मैं, उपराष्ट्रपति थे धनखड़, उस समय आया था और फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद 2 सत्र गुजर गए,
और उस पर महाभियोग सरकार लाई ही नहीं, तो क्या कर रही थी सरकार? बात कर रही होगी कॉलेजियम से, अरे ले आएंगे महाभियोग, क्या कर रहे हो आप लोग, बोलो उसको रिजाइन करने। यही तो हो रहा होगा ना। और क्या होगा? क्या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इस तरह की चीज़ों पे गवर्नमेंट भी एक उदाहरण सेट करे कि भाई ये सब नहीं चलेगा? राज्यसभा का चेयरमैन है या नहीं है उससे कैसे मैटर करता है कि आप जो है महाभियोग चलाओगे कि नहीं? क्या सरकार के लिए प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए थी? जो ही हुआ उसी वक्त, क्योंकि न्यायपालिका तो गरिमा है न्यायपालिका की। अजीत भारती ने कमेंट कर दिया तो गरिमा गिर रही है न्यायपालिका की, पर इससे नहीं गिर रही है न्यायपालिका की गरिमा। यदि तुम अपनी गरिमा को ही सीरियसली लेते हो, शुड यू नॉट हैव अलाउड या गवर्नमेंट को कि भाई इसको निप इन द बड करो कि ये आदमी करप्ट है, और देखो सरकार और न्यायपालिका, यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाउ स्विफ्टली ही मूव्स एंड ही आस्क्ड फॉर एन इंक्वायरी। ये जुडिशरी में कॉन्फिडेंस जो है आम आदमी का बढ़ाएगा। जुडिशरी का कॉन्फिडेंस इससे नहीं बढ़ता है कि आपने कहा अरे यार कितना कमाओगे, जाओ यार यशवंत भाई रिजाइन करो यार, यही रहा है अभी तक। जितने हमारे करप्ट लोग हों रिजाइन कर देते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स लो, कोई इंक्वायरी सब नहीं होता, सब सेट हो जाएगा। और बाद में क्या पता, बाद में वर्मा जी ने जिन लोगों को फेवर दिए होंगे पॉलिटिकल क्लास को, बना दें आपको राज्यसभा सदस्य बन के आप आगे हो सकता है जाएंगे। बहुत सारे जज लोग जा रहे हैं राज्यसभा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दे वर ऑल करप्ट, मैं ये कह रहा हूं कि करप्ट लोग का तो यार चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हमारे जो मंत्री बने हैं कांग्रेस के समय में, तो आपने कौन सा बुरा काम किया है? आप लोग तो आइए, बिल्कुल कानून मंत्रालय आपको चलाना चाहिए, ये होना चाहिए। क्योंकि नौकर के घर में मिला था ना, आप पे क्या डीप एंग्विश के साथ बेचारे रिजाइन कर रहे, विथ डीप एंग्विश इन माई हार्ट। आहा हा हा, आहा हा।